स्वयं में व्यवस्था, परिवार में और समाज में, यहाँ तक की चर्चा हमने कर ली। आज प्रकृति पर कुछ बात करेंगे और अस्तित्व की व्यवस्था पर कुछ बात करेंगे। उसके बाद में पूरे शिविर को समराइज कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी स्लाइड्स है। लगभग टोटल मारे तो 5 दिन में जितनी स्लाइड हम लोग देखते हैं, जितनी स्लाइड्स पे बात करते हैं, 300 से 350 टोटल है। तो उतना सारा तो कंटेंट आप याद नहीं रख पाएंगे। जितनी चर्चा हुई, आपने जितना इंटेक लिया वो तो रहता ही है, बट है क्या शिविर। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उस 300 350 स्लाइड को समेट के लगभग 30 से 35 स्लाइड में ला दिया जाए, ताकि वो एक समराइज हो जाए। वो ठीक से समराइज कर लेंगे, उसके बाद उसको और छोटा करेंगे। वो 30-35 स्लाइडों को भी समेट के एक स्लाइड में ला देंगे। तो उस पर चर्चा कर लेंगे। उतना हम समराइज कर ले, उतना हम ठीक से पचा ले, फिर उस एक स्लाइड को भी एक शब्द में ला देंगे। उतना तो याद रख ही सकते हैं। तो ये काम भी हम लोग आज कर लेंगे हैं। हाँ जी। तो अभी शुरू करने से पहले हम लोग बैठे जो चर्चा कर रहे थे, थोड़ा उसी को कंटिन्यू कर लेते, तो कि ठीक ठाक चर्चा थी। तो कुछ आप जो बता रहे थे कल्पनाशीलता के बारे, वो बताइए, फिर आप बता रहे थे वो बताइए, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा बोल रही थी कि अपन कभी कभी रात को सपने देखते हैं, तो अपन घर पे बताते हैं कि मम्मी आज मेरे को ये सपना आया था। मतलब कभी बुरा आता है तो ऐसे बोलते हैं मम्मी आज ये बुरा हुआ। अच्छा होता है तो बोलते हैं अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने आप होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसा अपना मूड होता है। जैसे रात को अगर अपन लड़के सोए हैं या रो के सोए हैं, या अकॉर्डिंग टू मूड भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज अपने स्टार्ट हो जाती है माइंड में चलना, और अपन खुद क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर कुछ अच्छा सोचना हो तो भी हम सोच लेते हैं हाँ हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो अपने आप नहीं आता है, वो सब हम ही क्रिएट करते हैं कि मेरे साथ ये होना, ये होना। अपन सोचते हैं वो सपना है, बट वो सब क्रिएट तो अपन ही करते हैं कि ये सब होना है। वो सब अपनी इमेजिनेशन ही सपने जैसा। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है जैसा मेरा मूड होता है उस अकॉर्डिंग मेरे माइंड में वैसे थॉट्स आने लग जाते हैं। सही बात है। ऐसा हो भैया कि आपने बोला था कि कल्पनाशीलता पे ध्यान देने की कोशिश करना। तो मैं रात को कोशिश करने की थोड़ा कोशिश कर रहा था कि कल्पनाशीलता पे ध्यान दिया जाए। तो मेरे रात में मैंने रात को 3 विचार जो मेरे अंदर चल रहे थे उनको मैंने देखा, जिसमें एक एक विचार कुछ ऐसा था कि मेरे राहुल भैया है, उनका नाम राहुल भैया है। तो उन वो मुझे कुछ बोल रहे थे इन माय पास्ट। पास्ट में हम कुछ बातचीत कर रहे थे रात को बैठकर। तो उस टाइम जो 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 भी चल रहा था कि वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं, कौन क्या जवाब दे रहा है, और कौन कहाँ बैठा था, कौन कहाँ सो रहा है, और कौन किस जगह है, और कौन बिस्तर के ऊपर बैठा, कौन बिस्तर के नीचे है, और कौन क्या, मतलब वो पूरा सीन मेरे सामने चल रहा था। और मेरे अंदर भी आवाज़ें चल रही थी, राहुल भैया की आवाज़ आ रही थी, मैं खुद जवाब दे रहा था तो मेरी आवाज़ भी चल रही थी उसमें। तो वो सारा मतलब विचार अंदर मेरे चल रहा था। और उसके बाद वापस मैंने सेकंड विचार के ऊपर ध्यान दिया। तो वो कुछ ऐसा था कि मैं रात को कपड़े धोने का होता है, क्योंकि सर्दी के अंदर सुबह धो नहीं पाते और पूरे दिन बिजी रहते, तो फिर वो रात को ही होता है फिर। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि यार अभी, हाँ, कल रात को कि यार दीपक तेरे को कपड़े भी धोना है, तो तू उठ और उसके बाद ये कर। तो फिर बाद में मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं उठूंगा तो क्या क्या करूंगा अगर कपड़े धोने हो तो मैं बिस्तर से उठा, इन मेरे विचारों में मैं उठा, और मैं कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे का लॉक खोला और उसमें से कपड़े लिए, और उसके बाद वापस बाहर आया। तो मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में चला गया, किचन में जाके पानी पिया, और वापस बाहर आके और मुझे वापस मैं उसमें उस विचार में भूल गया था कि किचन में ही हमारे वो डिटर्जेंट पाउडर भी था। तो उसको मैंने वापस किचन में गया, वापस उसको लिया, और उसके बाद बाथरूम में आके पानी में सर्फ को मतलब डिटर्जेंट पाउडर को डाल के उसको शेक करके और उसमें कपड़े डाल दिए। तो ये सारा विचार अंदर चल रहा था। और उसके बाद मैं वापस थर्ड वाले विचार पर गया। तो थर्ड वाले विचार में कुछ ऐसा था कि जब मैं ये सोच रहा था
कि जब मैं ये सोच रहा था रात को, तो उस टाइम और भी कुछ हो रहा था। जैसे कि जब मैं सोच रहा था तब अंकित भैया मोबाइल चला रहे थे, तो उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि अंकित भैया मोबाइल चला रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। और मैंने कमरे के हर एंगल से उस चीज़ को देखा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो अंकित भैया वहाँ मोबाइल चला रहे और मैं यहाँ सो रहा हूँ, और उधर से देखा तो मैं अंकित भैया यहाँ मोबाइल चला रहे, मैं यहाँ सो रहा हूँ। मतलब चारों ओर से मैंने खुद को देखने की कोशिश की कि मतलब पूरा कमरा कैसा दिख रहा है और मैं क्या कहाँ सो रहा हूँ, मैं बिस्तर पे, तो वो मैं इमेजिन कर रहा था, मेरे अंदर चित्र बन रहे थे, इमेजेस बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखने की कोशिश की। और जब तीनों विचारों को मैंने एक साथ देखा कि राहुल भैया, कपड़े और अंकित भैया, तो उन तीनों को रखा मैंने और डिसाइड किया कि किसको देखना है। तो मैं उसमें मेरे को ये पता चला कि मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, है ना। उसमें फिर मैंने राहुल भैया का वीडियो वापस राहुल भैया के विचार उठाए और राहुल भैया के विचारों को देखने लगा, तो वो पूरा क्लियर, मतलब पूरे को वापस देखा एक बार, तो मेरे अंदर कोई दूसरा विचार इंटरप्ट नहीं किया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि राहुल भैया के वापस मेरे को विचार करना है या कपड़े धोने जाने का विचार करना। तो कपड़े धोने जाने का विचार मैंने वापस उठाया और उसको विचार करने लग गया। तो मैं इस तरीके से कुछ कल्पनाशीलता को देख पाया कि हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सोचना है। जी, ऐसा। ठीक बात है। धन्यवाद। ये जो इसमें ध्यान करना नहीं देना है उसके बारे में थोड़ा पूछना था मुझे। जैसे कई बार हम पढ़ाई करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो जब उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो वो कहते हैं ना कि एक जोन में चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं, तब वो उसकी जो इंटेंसिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका मतलब काम की क्षमता बहुत बढ़ जाती है उसकी। तो उसी बारे में मैंने कहा कि वो किस स्तर पर होता है, जैसे सुविधा शरीर या मन या विचार के लेवल पे होता है, या उसको और बढ़ा सकते हैं क्या? आप पहली बार ये शिविर करें, पहले कोई किया हुआ है? और वो कल से हुआ आना, आपका कल से आना हुआ? हाँ, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार पहले दिन से कभी करिए कि बहुत सारे देखिए मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम पहले दिन से थोड़ा इंट्रोड्यूस करते आए हैं, तब जाके चौथे दिन पे हम इतनी गहरी बात कर पाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गहराई आप में नहीं है ना, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, बट क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द है जिसको हमने एक तरह से डिफाइन किया है, तो अब वो डेफिनेशन या हम किस रूप में उसको ले रहे हैं वो परसेप्शन आपके पास नहीं होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि या तो हम फिर कभी पर्सनल बात कर लेंगे, या आप अनुकूलता निकाल के अगले दिन, अगले टाइम पहले दिन से कोई शिविर करिए, है ना। जैसे इनको भी मैं कह रहा हूँ कि ये 2 दिन बीच में ना आके आज फिर सुबह प्रश्न कर रहे हैं तो ऐसे सुनेंगे तो गधा मर जाएगा आपका ऐसा था भैया कि जिस तरीके से मैंने विचारों को देखने की कोशिश की, तो उसमें ये संवेदना, मान्यता और समझ मैं नहीं देख पाया इसको, क्योंकि नहीं, ना तो ठीक बात है। देखिए, जो बहन ने बताया, लीना बहन ने, और आपका भी जो शेयरिंग है उससे सबने ठीक से सुना ही होगा और आप भी ऐसा देख ही पाते होंगे। 2-3 बातें उससे क्लियर होती है आपके इस ऑब्जर्वेशन से। पहला क्या क्लियर होता है कि ये जो कल्पनाशीलता है वो भूतकाल की घटना की भी हम चला सकते हैं अपने भीतर, वर्तमान की भी चला सकते हैं, और हम जो कुछ करना चाहते हैं उसकी। भविष्य की चलाने का मतलब ये नहीं है हमको भविष्य दिखने लगेगा, उसका मतलब यह है कि हम जो करना चाहते हैं उसकी जो कल्पनाएं हमारी बनती है वो भी हम कर सकते हैं ना। दूसरा ये भी कि ये शरीर जहाँ है वहीं से कल्पनाशीलता का एक दृश्य बनता है, ऐसा भी नहीं है। आप चाहो तो आप इसी हॉल को उस कोने से कैसा दिखेगा उसकी भी कल्पना कर सकते हो। तो ये शक्ति भी कल्पनाशीलता में है, हमारे में है। और जो आपने भी कहा, दोनों ने महसूस किया कि ये कल्पनाशीलता चल नहीं रही है, हम चला रहे हैं। जब भी हम ध्यान देते हैं तो हमको दिखता है कि ये हम चला रहे हैं, उसके बदले तो हमको ये लगता रहता है कि चलती रहती, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता ही नहीं है कि चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर थोड़ा ध्यान जाता है तो पता चलता है कि हाँ चल तो रहा है। थोड़ा और देखने का प्रयास करते हैं तो पकड़ में आता है कि ये चल नहीं रहा है, हम चला रहे हैं, हमारा निर्णय है कि यहाँ क्या चलाना है। जैसे
2-3 ऑप्शन आए तो आप ही तय करते हैं कि अभी इसको होल्ड पे रखो, इसको चला लो, इसको पूरा करके फिर इसको होल्ड पे रख लो, फिर इसको चला लो। ये सारा निर्णय हमारा ही। तो इसीलिए हम बार बार आपसे ये पूछते हैं कि आपको यदि संबंध ही स्वीकार है तो यहाँ ये विरोध क्यों चलाते रहते हैं आप। बट हमारे पास एक्सक्यूज क्या है, विरोध चलते रहता है, गुस्सा आते रहता है, जबकि उसको आप होशपूर्वक देखेंगे तो आप ही कर रहे हैं। ये विरोध भी आप ही अपने भीतर ला रहे हैं, गुस्सा भी आप ही अपने भीतर ला रहे हैं, स्नेह भी ला रहे हैं तो भी आप ही अपने भीतर उसको चला रहे हैं। तो ये कल्पनाशीलता में गड़बड़ चलती है तो हम दुखी महसूस करते हैं, ठीक चलता है तो सुखी महसूस करते हैं। और कल्पनाशीलता हम ही चलाते हैं तो अपने सुख दुख के जिम्मेदार कौन है? नहीं, यहाँ गड़बड़ चलती है तो हम दुखी महसूस करते हैं, यहाँ ठीक चलता है तो हम सुखी महसूस करते हैं। ये चलाते हम ही हैं। तो ये सुखी दुखी हम किसी बाहर की शक्तियों के कारण हो रहे, खुद ही हो रहे, खुद ही हो रहे। तो फिर लगता है कि सुखी होना आसान है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा चलाते रहते हैं जिसको नासमझी कहते हैं। उसको देख के जो समझदारी वाला भाग है उसको चलाने लग जाए तो समझदार हो सकते हैं। और कोई किसी का प्रश्न शेयरिंग हो तो ले लेते हैं, वरना हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी अभी आए उनको आज का कार्यक्रम बता दूं। समाज पे कल हमने बात पूरी की थी, आज प्रकृति पे और अस्तित्व की व्यवस्था पे एक ओवरव्यू लेंगे, उसका थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में पूरी शिविर को समराइज करने का काम करेंगे। तो लगभग 300-350 स्लाइड होते हैं पूरे शिविर के मिला के, उसको समेट के 30 स्लाइड में लाएंगे, उसको समेट के एक स्लाइड में और उसको समेट के एक शब्द में, यहाँ तक का समराइजेशन करके देंगे। फिर आप उसको जितना अपने भीतर फैलाना चाहे ज़रूरत के हिसाब से उसको फैलाते रहिए, और फैलाना ज़रूरी भी है, वरना तो एक शब्द सबको मैसेज कर करके भी बात खत्म की जा सकती थी। ऐसा है भैया कि मुझे अभी भी मतलब वो थोड़ी प्यास बनी ही हुई है कि सपने कैसे काम करते, मतलब मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होती है सपने में जो हम फ्यूचर में देखते हैं, जो कि आज मेरे सपने में कुछ हुआ और फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, एकदम ध्यान जाएगा यार ये चीज़ तो मेरे सपने में आ रखी है, और हमें ये भी पता है कि ये सपने में ही आ रखी, कहीं हुई थी भी नहीं हमारे साथ। तो ऐसा मतलब ये क्या रहस्य है या ऐसा कुछ है तो नहीं ना? देखिए, उस पर चर्चा तो लोग करते ही है और की भी जा सकती है, और बहुत उसको समझने के हिसाब से देखें तो इतना ही है कि वो है तो कल्पनाशीलताएं ही अपनी। रात को भी हम चलाते ही रहते हैं, कभी कभी कुछ याद रह जाता है, कुछ होश बन जाता है तो देख लेते हैं, जो सुबह हमको सपने में देखा ऐसा लगता है। होता तो उतना ही है, और वो तो दिन में भी चलते रहता है। नहीं, पर ऐसी बहुत सारी नई जगह भी होती जो हमने कभी देखी ना हो, फिर भी वो हमें याद आती है कि यार ये तो पहले देखा, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को पता चले, तो इसलिए। वो पता करके करेंगे भी क्या? ये बहुत सारी बार हमको ऐसा सब प्रश्न होने लगते हैं, बट प्रश्नों के भी ना 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है जिज्ञासा के प्रश्न। जिज्ञासा का मतलब होता है जिससे हमारी समझ बने, जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ क्वालिटेटिव चेंज आए, हमारे जीने से जुड़े हो ऐसे प्रश्न, कि ये जो संबंध में गड़बड़ है उसको ठीक कैसे करना है, या जो मेरे में विश्वास हिल जाता है उसको ठीक कैसे करना है, ये सारे मूल्य जो है तो क्या है जिसको मैं अपने जीने में लाऊं। ये सारे प्रश्न हैं तो अपने जीने में कोई इफेक्ट डालते हैं, तो ये जिज्ञासा के प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न होते हैं कौतूहल के प्रश्न। कौतूहल का मतलब होता है कि हमको ऐसी अपनी ज़िंदगी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता उसमें, बट ऐसे मज़ा आता है सोचने में कि ये धरती है ऐसी है और कितनी धरतियाँ होगी, उस पर लोग रहते होंगे, हमारे जैसे दिखते होंगे, कुछ अलग होगा। अब इनके उत्तर आपको मिल भी जाए तो भी आप क्या कर लेंगे?
प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाए तो भी अपनी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। ना तो संबंध ठीक होने हैं, ना उससे सुविधा का कोई काम होना है, ना उससे कोई समझ बढ़नी है। बस कुछ इन्फॉर्मेशन है जो या तो है या तो नहीं है हमारे पास। ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं? कौतूहल के प्रश्न। और एक तीसरे कैटेगरी के प्रश्न होते हैं, वो होते हैं अहंकार वाले प्रश्न। अहंकार वाले प्रश्न ये है जिसमें आदमी खुद कुछ पूछना नहीं चाहता, बस बताना चाहता है कि मुझे इतना इतना पता है। तो आप देखते कि भाई यहाँ आपको कुछ प्रश्न है तो आप माइक मंगवा सकते हैं। अब यहाँ कुछ हम मान लो बात ये करते हैं, ये मैं और शरीर की ना, तो आपने जो कुछ पहले से पढ़ रखा है इसके बारे में वो सब आपका निकल के आता है और आपको लगता है कि इन लोगों को सबको पता तो चले कि मैं कितना विद्वान हूँ। तो माइक मंगवा के आप कुछ ऐसा करते कि मेरा इसमें प्रश्न है, आपको भी लगता है कि मेरा प्रश्न है, बट 15-20 मिनट तक बोलते हैं कि फलानी जगह ये कहा है, इसको मैंने ऐसे पढ़ा है, यहाँ ये कहा है, यहाँ ये है, वहाँ वो है, यहाँ ये है। ऐसे भी प्रश्न कभी सुने होंगे आपने? तो ऐसे प्रश्न अपने शिविरों में जो खासकर यंग लोग ज़्यादा होते हैं उसमें तो कम आते हैं, बट हम लोगों में ये प्रश्न भी थोड़े आ जाते हैं, कौतूहल वाले। बट हमको देर से देखना पड़ता है कि कौतूहल वाले प्रश्न चाहे शिविर में पूछे चाहे अपनी ज़िंदगी में सोचे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा टाइम वेस्ट तो कर सकते हैं उसके लिए, उसके पीछे जाके यूट्यूब पे सर्च कर ले कि इस बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, इसकी क्या क्या थियरी बनी है, कुछ तो बनी होगी, वो सब आप उसके नाम जान लेंगे, फलाने ने ये कहा है, इस देश में इस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है, इसने ये कहा है, ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा। बट वो सब सारा जान के भी ये कल्पनाशीलता में जो दुख चल रहा है वो दूर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि अपनी ऊर्जा लगानी कहाँ है, ये अहंकार वाली जगह में, कौतूहल वाले में, या जिज्ञासा में। तो अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें आप ये पूछे कि ये सपने क्या है, तो उसमें जिज्ञासा वाला भाग देखे तो इतना ही है कि कल्पनाशीलता है जो हम ही चला रहे हैं। कभी कभी देख लेते हैं रात को सोते सोते, होश बढ़ता है तो सपने बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रात को भी होश ज्यादा रहता है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना रात भर जो सपने देखते हैं उसका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन जो सुबह के टाइम अपन सपने देखते हैं वो पूरे होते हैं, तो उस इसका बात का क्या लॉजिक क्या सेंस है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। बोलते हैं कि ऐसा मैंने बोला मैंने बोला हो यहाँ से ऐसा प्रस्ताव लिखा हो तो आप मुझे पूछिए। सुबह सुबह कल्पनाशीलता चलती है वो ज्यादा कारगर होती है। और अपन ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे लोग बाग बोलते कि हाँ, ये मतलब ये सब वो होते हैं ना कि रात को ऐसे उंगलियां मत चटकाओ, ये मत करो, पैर मत हिलाओ, सही से बैठो, इतना पैर नहीं हिलाना चाहिए, ऐसे मतलब ये सारी जो बातें होती है उसके कुछ या तो साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं या ऐसे ही बन गई होती है। जैसे ये पैर हिलाने से ऐसा बताते हैं बायोलॉजी में कि ये जो इतना पैर ऐसे ही हवा में हिलाते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। अब आप गांव में सबको ये साइंस नहीं समझा सकते कि उससे ब्लड सर्कुलेशन में क्या दिक्कत होती है, तो उसके साथ किसी ऐसी बात को जोड़ दिया जाता है जिससे लोग उसको मान लें। ऐसा बहुत कुछ भी है जो सिर्फ मान्यताएं नहीं है, बट चूंकि लोगों को समझाने में लगा कि कैसे समझाएंगे इतना, तो उसको मान्यता के फॉर्म में लोगों को दे दिया, मान्यता में कन्वर्ट करके दे दिया। लेकिन ऐसी हर मान्यता के पीछे कोई साइंस होगा ही ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ मान्यता भी हो सकती है। जैसे रात को झाड़ू नहीं लगाते घर में, पहले बत्तियां नहीं थी इतनी, दिया जलाते थे। अब रात को झाड़ू लगाते हुए कोई काम की चीज आपकी बाहर चली गई जहाँ कचरे के, तो नुकसान हो जाएगा घर में, इसलिए कहते थे कि रात में झाड़ू ना लगाओ। अब तो इतने उजाला करके बैठते हैं तो लगाना हो तो लगा सकते हैं झाड़ू रात में। रात को नाखून ना काटने का भी कारण ये था कि दिखता नहीं नाखून कहीं इधर उधर चला गया, किसी बच्चे ने मुंह में डाल दिया, गले में फंस गया, ऐसा किसी के घर हुआ होगा तो उसने कहा दिया होगा सबको कि रात को कोई नाखून मत काटना।
फिर वो मान्यता बन गई। किसी का कुछ खो गया होगा, रात को झाड़ू लगाते टाइम कचरे में चला गया होगा, उसने कह दिया होगा सबको कि रात को झाड़ू मत लगाना कोई। वही आप जिस तो आज कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला भाई। 5 दिन आपने कोर्स कराया जो है ना, उससे हमारी कल्पनाएं बनने लगी। 5 दिन से पहले तो बन नहीं रही थी ये, है ना। तो रिमोट अभी आपके हाथ में है वो वाला। जो प्रोजेक्टर तो ही इससे ऑपरेट होता है और कुछ ऑपरेट नहीं होता इस रिमोट से। सुनो तो सही, अब ये कल्पना मैं ले रहा हूँ या आप करवा रहे हो? और दूसरा प्रश्न है, जैसे विवेक बिंद्रा है, अभी विरोधाभास की बात हुई कि कल्पनाशीलता मतलब हम अपनी कल्पना से विरोध भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा अभी इनके प्रश्न से पहले ये बात आई थी। तो फिर भैया ने कुछ कहा और मैं रह गया वो प्रश्न बीच में ही। तो वो जो विरोध है वो मैं स्वयं से कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा। जैसे अभी विवेक बिंद्रा जी के साथ में हुआ है ना, उनकी कल्पनाशीलता में तो वो विरोधाभास नहीं था, परंतु उन्होंने जो भी किया, जो इंसिडेंट अभी घटा था, तो वो विरोधाभास उनका था या उनके द्वारा करवाया गया था, मतलब वो परिस्थिति पैदा की गई थी, वो क्या है एक्चुअली? मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, एक तो ये कहूँगा कि ये कल्पनाशीलता जो है वो तो निरंतर चलती रहती है हमारे में, हम ही चलाते रहते हैं। जब आप पूछेंगे इसकी ताकत कहाँ से आती है, तो उस पर अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। नहीं, प्रश्न मेरा साथ में ये हाँ, भी है उसको कि ये कल्पनाएं जो 5 दिन में हम वो पढ़ भी रहे हैं, समझ रहे हैं, वही बता रहा हूँ, इस बट 5 दिन से पहले कभी आई नहीं। 5 दिन में यही कल्पनाएं जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आ रही हैं। तो ये कल्पनाएं मेरे अपने आप से चल रही हैं या आपने जब पढ़ाना शुरू किया उसके बाद से आनी शुरू हुई? तो इसको मैं अपनी कल्पना मानूंगा या आपने मेरे दिमाग में ये प्रश्न डाले तो मैंने कल्पना करना शुरू किया? ये कौन करवा रहा है? ये मेरा प्रश्न है। जी। तो आप उसको थोड़ा तर्क लगा के, मतलब एक लॉजिकल उदाहरण देख के ये भी सोच सकते हैं कि आप यहाँ आके बैठे रहो, पूरा सुनो भी, बट आप निर्णय ये ले लो कि ये जो कह रहे हैं उस पर मुझे नहीं सोचना है। तो मैं चाहे कितना भी कुछ कहूँ, आपके भीतर ये कल्पनाएं नहीं चलेगी जो अभी चल रही है। आप ये निर्णय ले लो कि मुझे तो यहाँ आके बस बैठना है, ये जो बोल रहे हैं उस पर सोचना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं कुछ भी कर लूँ, आपके भीतर ये कल्पनाएं नहीं चलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये परिस्थितियों की वजह से कल्पनाएं भी जन्म लेती हैं। परिस्थितियां जो बाहर होती है उससे फिर हम निर्णय लेते हैं कि इस पर सोचना है, इस पर कल्पना करनी है, नहीं करनी। जैसे आप निर्णय लेते हैं कि कोई बाहर खराब काम कोई कर रहा है, उसको लेके मुझे अपने में कोई कल्पना नहीं चलानी, तो आप नहीं चलाते। तो जो विवेक बिंद्रा के साथ में हुआ विरोधाभास, वो कल्पना उनके दिमाग में तो नहीं चली। मेरा मानना ये है कि वो तो परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ था। अब आप मतलब वो उसके स्वयं ने उसका विरोध किया था या मेरी जो लिमिट है वो बता दूं आपको कि मैं एक तो मेरी अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूँ, उसके बारे में बोल सकता हूँ। दूसरा, मैं आपसे आपकी कल्पनाशीलता के बारे में पूछ सकता हूँ, उस पर आप जो बताए उस पर मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ। अब ये आपके मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है जो बहुत दूर है, उसकी कल्पना में ये कैसे चल गया, क्या हो गया, ये तो मैं नहीं बता सकता। वो तो वो खुद कभी शिविर में आएंगे और उनसे पूछेंगे कि भैया क्या चला था वो, और वो बताएंगे, तब पता चलेगा। मेरी लिमिट तो ये है ना। मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूँ, उसके बारे बता सकता हूँ। आप अपनी कल्पनाशीलता को देखें, उसके ऊपर आप जो बताए उसको सुन के मैं कुछ उस पर कमेंट कर सकता हूँ, जान सकता हूँ कि हाँ आपके भीतर ये चला होगा। लेकिन जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, अभी ये तीसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कहाँ पता है हमको उसकी कल्पनाशीलता में क्यों क्या चल रहा है। तो जब उनसे पूछे कि भैया आप माइक लेके बताइए कि आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, तो हम कुछ जान पाएंगे। अब जो यहाँ भी नहीं है उसके बारे में तो मतलब सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, और अनुमान करने का तो कोई बहुत मतलब नहीं है। तो उस पर तो मेरी लिमिट में समझिए इसको कि मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि उनके भीतर क्या चला होगा और कहाँ से आया होगा।
बस हाँ ये कह सकता हूँ कि पहले वाला जो आपका प्रश्न है, ये 5 दिन, आज 5वां दिन है और आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो अब तो यही है कि ये जो प्रस्ताव है उसको आप अपने में जांच रहे हैं, सही पा रहे हैं, तो आप उसको फैला रहे हैं। पहले ही दिन आप इसको बेकार पा लेते, आपको लगता फिजूल की बातें है, इसको नहीं कल्पना में फैलाना, आप नहीं फैलाते। भले फिर यहाँ आ गए हो और 5 दिन बैठे भी रहते तो भी नहीं फैलाते। तो ये निर्णय तो आपका है, आपकी कल्पनाशीलता में क्या चलेगा। मेरी कल्पनाशीलता में क्या चलेगा ये तो मेरा निर्णय है। आप लाख कुछ कहने की कोशिश कर लो, यदि मेरी स्वीकृति नहीं है उसके ऊपर तो मेरी कल्पनाशीलता में वो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपका कोई है प्रश्न, शेयरिंग? आपका दीदी, कल का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो? तो समाज में व्यवस्था तक हमने कल देख लिया था, अभी थोड़ा प्रकृति में व्यवस्था को देखते हैं। तो ये 3 लेवल पर हमने बात कर ली है, प्रकृति में व्यवस्था को थोड़ा फैला के देखने का काम करते हैं। शायद एकमात्र ये स्लाइड ऐसी है जो इतनी अस्त व्यस्त दिखती है पूरे शिविर में। इसका आशय है, ऐसे ही किसी ने नहीं बना दी, कि प्रकृति में हमको कई बार लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, इतनी बड़ी धरती है, धरती के बाहर भी जो है प्रकृति ही तो है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ग्रह गोल है, इतनी बड़ी प्रकृति को कैसे समझे, इतना फैला हुआ सब है। इतनी बड़ी प्रकृति को भला कोई समझ भी सकता है? कभी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ये जो पूरा प्रस्ताव है, इसके तहत हम देखें तो ये जो बहुत सारी चीजें हमको दिखती है, उसको हम कुछ एक अवस्थाओं में, कुछ एक भागों में उसको प्लेस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो एक को हम कहते हैं पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था में किन किन चीजों को रख रहे हैं? तो जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वो सब, हवा, मिट्टी, पानी, पत्थर, जो धातुएं हैं, जो मणि है, वो सब चीजें, वो जितनी भी वस्तुएं ऐसी है उस सबको कहाँ रख रहे? पदार्थ अवस्था में। दूसरी अवस्था कह रहे प्राण अवस्था, जिसमें सारे वनस्पति संसार को रखे। प्राण अवस्था का मतलब है कि जो सिर्फ, जैसे ये चीज है, ये एक पदार्थ है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, या ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ पदार्थ है। जिसमें ये काम शुरू हो जाता है, प्राणवायु का आवागमन, उसको क्या कहते हैं? प्राण अवस्था है। हाँ, ह्यूमंस को थोड़ा आगे प्लेस कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है जीव अवस्था, जिसमें रख रहे सारे पशुओं को, कि जिसमें अब सिर्फ प्राण का आवागमन नहीं होता, बट उससे भी अधिक कुछ होता है। इसको थोड़ा अभी और भी फैलाएंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं ना। और जीवों से भी आगे है मानव, जिनको कह रहे ज्ञान अवस्था, कि जिसमें ज्ञान पाने की भी क्षमता है। इस तरह से देखेंगे तो सारी प्रकृति को इन 4 अवस्थाओं में बांट के स्टडी किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। आप बांट के शब्द से भी परेशान हो या ठीक ना लगे तो ये कह सकते हैं कि प्रकृति को इन 4 अवस्थाओं के रूप में स्टडी किया जा सकता है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ये हिंदी शब्द हैवी लग रहे हो तो फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। अब ये चारों जो है सब अपने अपनी तरह से चल रहे, सबके बीच कोई कनेक्शन है, तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो ये जितने भी प्राण अवस्था की चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे कहाँ उगते हैं? जमीन पे। और अपना पोषण कहाँ से लेते हैं? जमीन से। जमीन से पोषण लेते हैं, पानी के रूप में भी लेते हैं, हवा से भी लेते हैं, सूर्य प्रकाश से भी लेते हैं। तो ये सारे पदार्थों से प्राण अवस्था
पोषण लेती है। सिर्फ लेती रहती है, बदले में कुछ देती भी है, देती भी है। क्या देती है? तो अपनी पत्तियां जो गिराती है या गिरती है, उसकी जो पत्तियां, उससे जमीन की उर्वरकता और बढ़ती है, जमीन और ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसकी जो जड़ें होती है वो जमीन को बांध के रखती है। तो ये पदार्थ और प्राण के बीच में ये कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? कि पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था अपना पोषण पाती है और बदले में पदार्थ अवस्था को ज़्यादा समृद्ध बनाती है। ये कनेक्शन हर जगह दिखता है। तीसरी अवस्था को ऐड करें तो जीव अवस्था। जीव अवस्था तो देखे तो रहती कहाँ है, घूमती फिरती कहाँ है? तो पदार्थ अवस्था पर ही। अपना पोषण कहाँ से पाती है? या तो प्राण अवस्था से या तो इनके अंदर अंदर ही। पर इनके अंदर अंदर भी जो पोषण पाती है वो भी जो, जैसे शेर हिरन को खाता है तो हिरन तो पोषण यहाँ से पाता है। तो प्राण अवस्था से जीव अवस्था अपना पोषण पाती है। तो ये जीव अवस्था इससे भी कुछ लेती है, इससे भी कुछ लेती है। देते क्या है? कैसे वापस लौटाते हैं? ये रिटर्न एरो ठीक लगा या मिटा दे? कैसे वापस देती है? हाँ, तो अपने गोबर और मलमूत्र से इसको ज़्यादा उर्वरक बनाती है। और इनको क्या देते हैं? हाँ, तो आपने ऐसे सुना होगा कि इनके जो बीज होते हैं वो इनके खाने में आ जाते हैं, फिर इनके गोबर से बीज उनके फैलते हैं, या कोई कोई जीवों के शरीर पे उनके बीज कुछ चिपक जाते हैं, कहीं दूर जाके फिर गिर जाते हैं। तो ऐसे इनके बीज फैलते हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है। यही तो पढ़ा है माइक। साइंस में पढ़ते हैं बहुत सारे जो कीट वगैरह होते हैं वो उनकी जड़ों के अंदर वो नाइट्रोजन वगैरह वो सब भी इसी के अंदर है ना? वो भी है। अच्छा, बहुत डीप भी स्टडी साइंस ने भी किया है, हम भी कर सकते हैं, बट मोटा मोटी इतना तो हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि इनके बीज फैलाने का काम ये लोग, इनसे हो जाता है इनके थ्रू। तो ये जो तीनों हैं आपस में एक सुंदर व्यवस्था में है या एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं? व्यवस्था में है। अब इसमें एंट्री करते हैं। अब हमने पदार्थों से भी लेना सीखा, प्राण से भी, जीव से भी। बदले में दे क्या रहे? कोई कोई लोग दे रहे, कोई कोई लोग नहीं दे रहे, बट ओवरऑल देखे तो क्या किया? ये जो जमीन के अंदर से बहुत सारा खोद के निकाल लिया, वापस देने के बारे में क्या सोच रहे? दे भी कैसे सकते हैं? तो जितना निकालना था उससे कहीं अधिक निकाल दिया, ऐसा भी लगता है। पेट्रोल निकाल लिया, खनिज निकाल लिए, गैस निकाल ली, तो धरती नीचे पूरी खाली हो रही है। फिर वो अपना सेटलमेंट करेगी ही सब। फिर सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, सब होगा ही। ये प्राण अवस्था को देखेंगे तो आज कितने जंगल एक दिन में कट रहे हैं उसका किसी को आंकड़ा पता है क्या? करिएगा कभी गूगल, आप हैरान हो जाएंगे। अभी कर रहे, एक साल में 10 मिलियन हेक्टर। ये जमीन कितनी होती है 10 मिलियन हेक्टर? 2.5 करोड़ एकड़। इतने जंगल काट दे रहे एक साल में, बहुत है। जीवों से भी देखे तो लेना ही सीखा है ना। जैसे आपके यहाँ भी वो गाय को दोहने की मशीन है? नहीं है? है दूध निकालने की, उसकी भी मशीनें बनाई है और एकदम मतलब
सब निकाल देती है वो, ऐसा है। कहीं कई बार इतना भी कि खून निकल जाता है गाय का उसमें। हम्म। बच्चे के लिए तो रखते हैं, बट 3 ले लेते, 1 रखते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो चलता है। इनके से मतलब हम मस्त स्वेटर बना ले, वो सब भी करते हैं। तो ये पूरा इनसे भी लेना सीखा। बदले में व्यवस्था के तहत इनको वापस देने के बारे बहुत कम सोचा है, बहुत कम लोगों ने सोचा। उसके परिणाम स्वरूप हो ये रहा है कि इनकी अपनी जो बनी बनाई व्यवस्था थी, आज विकसित होने के नाम पे हमने उस पूरे को भी डिस्टर्ब करके रखा है ना। और इस जगह पर आके खड़े हो गए कि आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस धरती पे जी पाएगी यदि ऐसा ही चला तो। और वो एवरेज टेम्परेचर अब शायद थोड़ा 1-आधा डिग्री बचा है, बस उतना बढ़ गया तो आज के साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं कि फिर धरती रिकवर नहीं कर पाएगी उसको। अभी से लौट गए तो रिकवर कर पाएगी, अभी और थोड़ा बढ़ गया तो फिर धरती रिकवर नहीं कर पाएगी उसको। संकेत तो आने शुरू हो ही गए। नहीं 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 नहीं, चाहे बारिश मावट बोलते हैं ना जिसको, वो भले ही होती रही है, सदियों से होती रही है मावट कोई, लेकिन इस ऋतु में नीम की निबोली आती ही नहीं थी। वो जुलाई में गिर जाती थी आके, मई जून में, मार्च में उसके फूल लगते थे, पक्के जुलाई तक खत्म। तो अभी भी लग रही है और आ रही है, गिर रही है। बात है। लेकिन मुझे अभी ये भी ध्यान जा रहा है कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, इतना ऑब्जर्वेशन था, होता भी कितने लोगों का है, ध्यान भी कितनों का जाता है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, आती कब है, हाँ ये कुछ गलत भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है पेट। हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्मोमीटर में 100 आ जाए तो डॉक्टर बोलता बुखार है, शरीर को बुखार आ गया पैरासीटामोल दो। 104 हो जाए तो बोलता भी शरीर अब बॉईल कर रहा है, अब ये पैरासीटामोल काम नहीं करेगी, मरीज मर। में जो पूरी दुनिया में पागलपन की दौड़ है, धरती खोद रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जानवर काट रहे हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 2 डिग्री बढ़ गया है। तो यूं कह सकते हैं कि धरती को बुखार आ गया है। और डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 1.15 बढ़ गया है। तो अब ये जो जुलाई गया ना, ये दुनिया के 1.25 लाख साल के इतिहास का सबसे गर्म जुलाई था, हॉटेस्ट एवर। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा ग्लोबल वार्मिंग एरा इज ओवर, ग्लोबल बॉइलिंग एरा हैज स्टार्टेड। कि जैसे शरीर का तापमान 100 से ऊपर जा रहा है तो शरीर बॉईल कर रहा है, अब मर सकता है, वैसे धरती अब वार्मिंग से बॉइलिंग की तरफ चली गई है। और उन्होंने कहा कि ये जो जनरेशन है, ये जो अभी सुन रही है ना हमसे आगे वाली, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन विच इज गेटिंग इफेक्टेड बाई इट, एंड दिस इज द लास्ट जनरेशन विच कैन डू समथिंग अबाउट इट। अगर इस पीढ़ी ने कुछ नहीं किया सुधार के लिए, और ऐसे ही माता पिता को देख के, समाज को देख के दौड़ते रहे पागलपन की दौड़ में, खोदते रहे धरती को, जंगल जानवर काटते रहे, तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 20 से ज्यादा प्रजातियां जानवर की परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है, खत्म, लुप्त। और आदमी को नई नई बीमारियां शुरू हो रही है। कोरोना खाली स्टार्टिंग है। तो ऐसे में, हाँ तो ऐसे ऐसे बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो क्लाइमेट तो चेंज हो चुका है, तो जिस तरह का खतरा है उसको देखते हुए तो ये जानकारी शिक्षा में आना बहुत जरूरी है, जल्दी आना जरूरी है, जिससे इस पीढ़ी को पता पड़े, आने वाली पीढ़ी को पता पड़े। तो वरना ये जो प्रस्ताव आपके सामने रखा जा रहा है, ये संख्या जरूर यहाँ कम है, लेकिन बहुत गहरी बात है ये। इसे इसको गंभीरता से लेवे, अगली बार अपने परिवार वालों को, दोस्तों को भी लेके आवे, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि एक LED बाहर लगानी पड़ रही है
जगह कम पड़ रही है, तब तो लगे भी कि हाँ वास्तव में हम मानव आकार से तो हैं और आचरण से बन रहे हैं और खुद भी जीवन में ला रहे हैं, जीने में ला रहे हैं और साथ वालों को बता रहे हैं। ठीक है, चलो। जबकि हम पूछे सभी से कि जीना कैसा स्वीकार है, इस तरह से या इस तरह से। स्वीकार तो यही होता है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ स्वीकृति जता के छोड़ देंगे या कुछ ऐसा सोचेंगे भी और करेंगे भी कि अपने जीने का कुछ ऐसा भी डिजाइन सोचा है जिससे पदार्थों से उतना ही ले जितना ज़रूरत है और थोड़ा ज़्यादा वापस कर पाए तो भी अच्छा है। हालांकि पदार्थों को वापस करने का तरीका अभी तो यही है कि जो ज़मीन खराब करके रखी है उसको ठीक किया जाए, नदी नाले खराब करके रखे हैं उसको ठीक करने के लिए कुछ किया जाए। बाकी तो कुछ बना के तो दे नहीं सकते वापस, जो है वो बिगाड़ के रखा है उसको ठीक करने के लिए जो कुछ कर सके वो किया जाए। यहाँ प्राण अवस्था से जितने लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा उगा ही सकते हैं, नहीं उगा सकते? उगा ही सकते हैं। आप देखिए जिंदगी भर आपको कितने फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कितनी लकड़ियाँ चाहिए, कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, क्या अनुमान है? ऐसा है अनुमान एक जिन्होंने कैलकुलेशन की उन्होंने कि बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े 4 पेड़ से जिंदगी चल जाएगी आदमी की। 4 से अधिक तो लगा ही सकते, बड़े कर ही सकते, नहीं कर सकते। नहीं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में शरीर यात्रा में जितना कार्बन इमिशन करता है CO2 निकाल के वगैरह, तो 14 पेड़ अगर वो लगा दे तो वो उससे ज्यादा कार्बन चला जाएगा उसमें एक शरीर यात्रा में। पूरी जिंदगी में मतलब सिर्फ सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उतना ही नहीं ना, गाड़ी वाड़ी सबसे नहीं, खाली सांस वाले में था, सांस से। बाकी का तो वो तो ज्यादा करना वीडियो में पड़ेगा। ऐसा ही था। हाँ। तो भैया अभी जो आने वाले जैसे ये जिस तरह की समस्याएं आ रही है, आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो मतलब इश्यू हैं उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बता रहे नहीं, ये प्लास्टिक और प्लस उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन और कंट्रोल वाला, ये वाले आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मतलब चैलेंजेज होंगे। जो सॉल्व कर सकता है उसी को आगे उसके लिए कहते हैं कि प्रायोरिटी उसके लिए अवसर है एक तरह से चैलेंज है इसको हैंडल करने का। वो तो है, लेकिन उसको एक बेकारी के अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको एक समस्या के रूप में देखना चाहिए। जो भी ये आ रहा है पॉल्यूशन के हिसाब से है, ये वैसे भी है, जो भी उसको मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने के लिए फिर वही चीज़ उस बारे में डिस्कस हुआ तो दौरान मेरे दिमाग में आया था कि ये चीज़ यदि आदमी सीख जाए इस चीज़ को, इस पर यदि थोड़ा सा एक रिसर्च करे तो सारी चीज़ें एक बेहतर हो सकती है। वो तो है ही, बट मैं उसमें यही कह रहा हूँ कि फिर उसमें दृष्टि ये नहीं बना लेनी चाहिए यंग लोगों को, हमको कि ये एक अपॉर्चुनिटी है करियर बनाने की। उसको ऐसे देखना चाहिए कि ये समस्या है और मजबूरी बस ये करना पड़ेगा हमको इसको ठीक। तो कोई अवसर नहीं है कि चलो कुछ और रोजगारी मिल रही है, खड़ी हो रही है, ऐसे नहीं उसको देखना चाहिए ना। चलिए तो हाँ भैया, जैसे कि नेचर हमें बहुत कुछ देती है और देती रहेगी, वो तो हेलो तो इसमें ऐसा होता बताया मतलब हम देखते ही है कि हम एक दाना डालते हैं और हमें मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। हम अगर नेचर को बहुत कम देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमारी थोड़ी सी मेहनत से ये नेचर वापस बैलेंस तो हो ही सकती है ना। हम मतलब देख लो कि हम 5% अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें तो शायद नेचर हमें 40-100% वापस दे ही सकते। हाँ, और क्या। आप देखिए ना, कोरोना में हम लोग महीना भर अंदर रहे तो भी बहुत कुछ ठीक कर लिया था नेचर ने। उस वक्त तो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं किया था, बस घर में पड़े रहे थे आराम से, तो भी लोगों को दूर दूर के पहाड़ दिखने लगे थे, पंछी बहुत सारे दिखने लगे थे, नहीं? हाँ, तो इसमें अभी नदियाँ बहुत सारी ऐसे ही स्वच्छ होने लगी थी। तो बस कुछ नहीं किया तो भी इतना ठीक कर लिया था महीना भर में। तो थोड़ा बहुत कर ले और थोड़ा ठीक से अपनी जीने की शैली विकसित कर ले कि जिससे इन चारों को ध्यान में रख के जी पाए, अपने आप को भी और बाकी 3 अवस्थाओं को भी। बट कहीं ना कहीं हमारी मान्यता ये बन गई है कि ये धरती पूरी हमारे लिए तो है यूज़ करने के लिए,
इसलिए जितना ले सको उतना ले लो, सब अपना ही तो है। ये सब अंदर जो मिनरल पड़े हैं, जो केमिकल पड़े हैं, किसके लिए? हमारे लिए तो बनाए हैं, निकाल लो सब। वो सारा तो व्यवस्था में बने रहने के लिए है ना, हाँ, कि पृथ्वी जैसी है वैसी और भी आगे बनी रहे। जैसे कोयले का ऐसा बताते हैं कि वो अंदर होने की एक व्यवस्था थी कि जो एक्स्ट्रा गर्मी होती थी धरती को, उसको वो दूर कर लेता कोयला, अंदर की जो कोयले की परत होती है वो, और जब बहुत ठंड बढ़ती है तब वो उसको रिलीज कर देगा बाहर। तो धरती का टेम्परेचर मैनेज रहता था। गर्मी जब बढ़ती है, मतलब इन्हीं महीने मई अप्रैल आसपास, तब बहुत सारी गर्मी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहेगा। ऐसे टाइम में जब ठंड बहुत बढ़ती है तो गर्मी जो है वो बाहर ही निकलेगी उसकी, तो थोड़ा टेम्परेचर फिर मैनेज रहेगा। लेकिन हम सारा कोयला खोद खोद के तो निकाल ले रहे हैं, तो अंदर वो लेयर खाली हो रहा है ना, तो इस कारण टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाती धरती। इन सब जैसे कि हर केमिकल के नियम को साइंस ने अब तक जान लिया है, मतलब मैक्सिमम, तो उनके ऊपर भी तो साइंस काम कर ही सकती है ना। साइंस के दो तरीके होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर तो हमें अभी यही देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल्स हम देख सकते हैं कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो इस पर और भी तो आगे काम किया ही जा सकता है ना, कि साइंस की हेल्प हाँ, लेके तो हम कुछ। दोनों चांस है। आप यदि कोई बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो सामाजिक लेवल पे बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका उतना अभी लेवल नहीं पहुंचे आप, तो कम से कम आप तो तय कर सकते हैं कि थोड़ी पास है तो साइकिल लेके चले जाए। हर वक्त स्कूटी, एक्टिवा, बाइक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो निर्णय हम ही ले सकते हैं ना। तो आपको बड़े लेवल पे काम करना है और लोग करे भी, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपने लेवल से भी जितना हो सकता है उतना स्टार्ट तो कर सकते हैं। और इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही दृष्टिकोण रहा कि बिगड़ने दो, हम सुधार लेंगे, इससे बजाय ये सोचना चाहिए कि बिगाड़े ही क्यों, साइंस कर लेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मगर ऐसा क्यों करे कि साइंस को ऐसा करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है। अभी भैया बता रहे थे ना, वहाँ तो साइंटिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब इसको तो नहीं बचा सकते हम। तो यही ऑप्शन है कि वहाँ से खाली कर लो जगह हो, उसमें साइंस हेल्प करेगा आपकी। जो 4 शब्द हमने पहले देखे थे, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, उसको पूरी प्रकृति में देखे तो पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था कौन सी क्रियाएं करती हुई दिखती है, तो वो पहचानती है, निर्वाह करती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को पहचानते, जुड़ते हैं और पानी बनाते हैं। तो ऐसे आप इसको भी डीप में बहुत स्टडी किया जा सकता है कि कैसे कैसे पहचानना, निर्वाह करना होता है प्रकृति में, पदार्थ अवस्था में। प्राण अवस्था में भी देखें तो पहचानना, निर्वाह करना करती। जैसे आप देखेंगे कि जिस और पानी ज़्यादा होगा, पेड़ अपनी जड़ें उस और ज़्यादा फैलाता है, जिस और धूप ज़्यादा मिलती है उस साइड उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है धूप लेने के लिए। तो वो भी प्राण अवस्था भी जो है वो भी पानी को, धूप को, उसको जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको पहचानती है, उसके साथ उस तरह से निर्वाह करती। होता है ना ऐसा। जीव अवस्था में देखेंगे तो पहचानना, निर्वाह करना तो होता ही है, लेकिन चूंकि उनके भीतर जीव भी है तो उनमें मानने की क्रिया भी होती है। तो बहुत सारे पशु जो है वो आपको ये मान लेते हैं कि यहाँ से हमको आहार मिलेगा, तो आपके साथ एक तरह का पहचानना, निर्वाह करना करते हैं। कोई बाहर का आए, एक अलग तरह का पहचानना, निर्वाह करना करते हैं। तो वो भी क्या है, आपको कुछ एक ढंग से मान लेते हैं, उस तरह से आपके साथ पहचानना, निर्वाह करना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां भी शरीर प्लस मैं, शरीर प्लस सेल्फ होता है।
तो जो सेल्फ की एक्टिविटी है मानना, वो उसमें भी एक्टिव दिखती है। हम में देखेंगे तो हम में जानने की क्षमता भी है, मानने का काम तो अभी भी कर ही रहे, पहचानना निर्वाह करना तो कर ही रहे, लेकिन समझने की, जानने की क्षमता भी हम में है। तो पदार्थों में और प्राण अवस्था में देखेंगे तो वो पहचानती है, निर्वाह करती है। जब मैं जुड़ता है तो जीवों में मानने का काम शुरू होता है और मानव में जानने की क्षमता भी बनती है। ये देख पा रहे ठीक से? भैया ये जो पदार्थ अवस्था है, इसमें मिट्टी, धातु, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये कैसे पहचान पाती है? ये जो हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जैसे मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे पहचानते हैं, उस तरह से पदार्थ, मिट्टी, धातु एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पानी उसी ओर बहता है जिस ओर ढलान होती है। अब आप इसको एक फिजिक्स के नियम से भी समझ सकते हैं। उसको सिंप्लीफाइड करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि ये पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है। और इन सब में ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो जैसे जो जीवित प्राणियों में ऊर्जा होती है वो और निर्जीव वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है वो एक समान होती है या अलग अलग होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि इसके प्राण चले गए, तो वो ऊर्जा और मतलब प्राण ऊर्जा और जो निर्जीव वस्तुओं में ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है या एक ही होती है? ये जो प्राण पखेर उड़ जाते हैं, वो तो देखेंगे तो ये है कि ये शरीर से मैं का विलगीकरण हो गया है ना। आपने आपके शरीर को छोड़ दिया, वो तो ये घटना है। जब तक आप थे तब तक शरीर चल रहा था, अपने को बनाए रख रहा था, सांस लेना, हृदय चलाना, ये सब चल रहा था। आपने शरीर को छोड़ दिया तो वो सब बंद हो गया, तो शरीर कुछ समय तो फिर भी वैसा के वैसा बने रहता है, धीरे 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 सड़ना शुरू होता है। अब ये पदार्थों की ऊर्जा को देखेंगे तो एक ऊर्जा तो उसमें ये है कि उसके अंदर जो अणु परमाणु बने हुए हैं उसका कोई वेट है, उसका कोई अपना भार है, एक उसके भार के कारण एक परमाणु का दूसरे परमाणु से अट्रैक्शन होता है, ये एक ऊर्जा दिखती है। दूसरी ऊर्जा को अभी देखेंगे आगे के बात में। तो ये वो वाली जो ऊर्जा है वो तो हमारे शरीर में भी है और वो तो रहती ही है। शरीर मर गया, विरचित हो गया, फिर भी अणु परमाणु तो घूमते ही रहते हैं ना, वो थोड़ी बंद हो जाते। बट ये जिस स्वरूप में ये शरीर बना हुआ था उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे कोई सेब है, सेब के अंदर जब तक वो पेड़ पे लगा है तब तक पहले हरा होता है, फिर थोड़ा 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 लाल होते जाता है, बड़ा होते जाता है, क्योंकि पेड़ से उसको पोषण मिल रहा है, तो उससे उसको उसका काम हो रहा है। जब पेड़ से जब उसको तोड़ दिया जाता है तब धीरे धीरे वो थोड़े टाइम तक तो ऐसा बना रहता है, फिर धीरे धीरे वो अपना विरचना शुरू करता है, धीरे धीरे सड़ना शुरू करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर के अणु परमाणु या वो सब चीज़ें कहीं गायब हो रही है, बस उसके होने का स्वरूप बदल रहा है। जिस एक स्वरूप में उसके अंदर का मटेरियल था वो किसी अलग फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे? दूसरा ये होता है कि जब तक ये पेड़ है तब तक वो जड़ों से पानी खींच रहा है, मिट्टी से पोषण ले रहा है, हवा ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है।
सारी प्रोसेस कर रहा है, तब तक उसको प्राण अवस्था कहते हैं। जैसे आप उसकी पत्ती तोड़ लेते हैं वैसे उसका वो कनेक्शन टूट जाता है और फिर वो सारी क्रियाएं बंद हो जाती, तो वो क्या हो गई, पत्ती एक पदार्थ हो गई। आपने उसकी लकड़ी काट दी, तो लकड़ी काट दी तो वो प्राण अवस्था में से क्या बन गई, फिर वापस पदार्थ बन गई। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मटेरियल था वो सारा आपने कहीं नष्ट कर दिया, वो तो वही रहा। उसके अंदर जो एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो रही थी प्राण के आवागमन की और पोषण लेने देने की, वो पोषण लेने की वो बंद हो गई, तो पदार्थ बन गया। और उसका एक जो स्वरूप था वो भी धीरे धीरे जितना समय लेता है उतने समय में अपना स्वरूप बदलता है, सड़ता है। तो उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बदलता है। जैसे जीवों में भी मैं होता है, तो जैसे वो लोग जब मरते होंगे या कुछ भी ऐसा होता होगा, तो मतलब जैसे वो जीवों का जो मैं है, क्या वो मनुष्य में भी आता है, या मनुष्य के जो हमारे में जो मैं है वो क्या जब भी हमारी डेथ वेथ होती है तो वो खाली केवल हम खाली मानव ही बनते हैं, या हम जीव भी मतलब पशु भी बनते हैं? आप क्या बनना पसंद करेंगी मरने के बाद? बस मानव बनेंगे। ये मैं जो है वस्तु रूप में तो वही रहता है, यहाँ भी। उसकी समझदारी के लेवल में फर्क पड़ता है। तो फिर जो पहले ये लोग जो है सिर्फ मानने का काम ही करते हैं और उनके लिए उतना पर्याप्त है। भोजन यहाँ से मिलेगा तो बार बार वहाँ जाना है, यहाँ से भय लगता है, यहाँ कोई मारता है, यहाँ डर है तो वहाँ नहीं जाना है। ये सब चीज़ें वो मान लेते हैं, उससे उनका काम चल जाता है। यहाँ सिर्फ मानने से हमारा काम नहीं चलता, हमको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझने की प्यास बनती है। और सिर्फ अपने आहार निद्रा तक, अपने भय तक नहीं, पूरा विश्व क्या है, हम कौन है, क्यों आए हैं, ये संबंध क्या है, ये परिवार क्या है, तो सब जानने की हम में क्षमता भी है, हमको ज़रूरत भी महसूस होती है और हम वो करते भी हैं। जैसे जो पशु वगैरह होंगे तो वो कभी मानव नहीं होंगे, मतलब वो जैसे स्टार्टिंग से ही वो पशु ही होंगे कि उनकी जब जानने की प्यास बनेगी तो आ जाएंगे मानव शरीर में कभी। ऑलरेडी इतने सारे हैं, इतनों से निपट नहीं पा रहे ठीक से। भाई पूछने से पहले ये देख लो, कौन सी कैटेगरी वाला पूछने जा रहे हो? हैं? नहीं, उनका एक शब्द जो बोला ना उससे आइडिया लग गया है क्या पूछ रहे, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। नए जीवन बने भी ना भी बने क्या फर्क पड़ता है? पहले हमारी जनसंख्या कम थी तो अब भी बढ़ी है। कहाँ से आ गए इतने सारे ऐसा? देखिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर में ना बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती है जिसको हम इसलिए, मतलब मैं भी देखूं तो मैंने सुनना तो है कुछ, पढ़ा तो है कुछ, आपको भी सुना दूंगा वही बात, बट आप मुझे ये बताओ कि आप उसको जांचोगे कहाँ जा करके? मैं आपसे बता दूं कि जीवन नए नहीं बनते, चलो कैसे जांचेंगे? जांचेंगे कहाँ जा करके? हम कह रहे हैं ना हर बात प्रस्ताव है, उसको जांचना है, मान नहीं लेना है। मैं ये कह दूं कि है नहीं, नए जीवन भी बनते रहते हैं, रोज 15-20 बनते हैं, इसको कैसे जांचेंगे?
अच्छा, मैंने कह दिया रोज 15-20 बनते हैं, पुनिया जी खड़े होकर कह दे नहीं नहीं मैंने तो एक बार 30 बनते भी देखे थे। अब क्या चर्चा करेंगे हम लोग इस पे? तो ये सारी जब बातें करते हैं ना, खासकर प्रकृति की पूरी और अस्तित्व की पूरी, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन बातों को ना बहुत छुआ जाए, जहाँ हम जांच ही नहीं पाएंगे कुछ। जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हमको लगेगा ओहो जोरदार बात समझ में आ गई, बट समझ में आ गया कुछ या कुछ ऐसे सुनने मिल गया और इससे हमको थोड़ा रोमांच हो गया। मान्यताएं बनती हैं नई नई। ये जैसे मैं सोच रहा था कि पदार्थ अवस्था में जैसे पानी का बताया भी, पानी ढलान देख के पहचानता है इसलिए बह लेता है। तो पत्थर का मैं सोच रहा, पत्थर क्या जैसे चूने को पहचानता है इसलिए उससे मिलके बॉन्डिंग बन जाती है तो बिल्डिंग बन जाती है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। ये जितने भी नियम है ना, जिसको आजकल फिजिकल लॉ कहते हैं, उस सारे नियमों को आप पहचानना निर्वाह करना की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, क्योंकि यह धरती को पहचानता है और उसके साथ निर्वाह करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है इसलिए गिर रहा है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण है, ये नियम भी है, लेकिन यह धरती को पहचानता है तो गिरता है। ठीक है। एक तरीका ये भी है उसको कहने का। जो गुब्बारा है वो ऊपर जाता है, ये छोटी चीज है, धरती बड़ी चीज है, तो छोटे बड़े को पहचान के उसके ओर जाता है। गुब्बारे में छोटी हवा है, ऊपर बहुत हवा है, तो छोटे बड़ी को पहचान के वहां जाता है। आपकी समझ छोटी है, जिनकी समझ बड़ी है, आप उसकी समझ को पहचान के वहां जाते हैं। ठीक है, अब ये आ जाए कि प्राण अवस्था में एक जो एक्टिविटी ज्यादा है पदार्थ अवस्था, उसमें श्वसन है ना। तो जब तक वो जमीन से जुड़ा है पेड़ या पौधा, तब तक तो श्वसन चल रहा है। जबकि हवा से ले रहा है वो CO2, तो जमीन से थोड़ी ले रहा है, हवा से ले रहा है। पर वो एक्टिविटी तब तक ही चलती है जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से काट दोगे तो थोड़ा फिर वो श्वसन बंद हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। शायद थोड़े टाइम तक चलता होगा, बट थोड़े टाइम तक कटने अच्छा। के बाद भी, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये श्वसन तो हवा से हो रहा है ना उसका। तो हवा तो उपलब्धि है जमीन से, तो उसका उसके लिए क्या उसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, उसके अंदर जा करके कि श्वसन हो रहा है तो अंदर क्या हो रहा है पत्ती में। तो आप देखेंगे कि सिर्फ श्वसन नहीं हो रहा है, वो जमीन से भी कुछ लाया है, पानी भी लाया है, कुछ और भी चीजें लाया है, वो भी है, और हवा से जो लिया है कार्बन डाइऑक्साइड उससे कुछ लेता है, दोनों मिल के कुछ वो बनाता है। नहीं तो ये बताओ, जैसे दिन में तो आप देखेंगे कि किसी पेड़ के ऊपर एकदम कस के आप कोई प्लास्टिक बांध देंगे एक आध टहनी पे, तो वो भी मर जाएगी, भले जमीन से जुड़ी हुई। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसमें से एक चीज चाहिए जो हवा से आती है, एक चीज चाहिए जो जमीन से आती है। दोनों में से किसी एक का सप्लाई बंद हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया रुक जाती है। अब जमीन से काट देंगे तो बंद हो जाएगा, आप हवा से कांटेक्ट काट देंगे तो बंद हो जाएगा। गुड यार, इंटेलिजेंट हो। नहीं, मैंने सोचा मुझे जवाब नहीं आया था, ये बिल्कुल सही है। अगर बांध देंगे टाइट, है ना, कोई तने डाली को, तो भी रुक जाएगा श्वसन, है ना, क्योंकि CO2 ऊपर से आ रही है तो H2O नीचे से आ रहा है, वाटर, है ना। हाँ, ये मन के पढ़ा तक पानी नीचे से लेता है, वो हवा की नमी से नहीं लेता है, ये लेता है। वो मुझे नहीं पता, बहुत लेता है? नहीं, कुछ ही पौधे हैं जो हवा की नमी से लेते हैं। जैसे वो कहते हैं खिजड़ी जो है ना रेगिस्तान में, वो हवा की नमी से लेती है, इसलिए वो बरसात कई साल नहीं हो तो भी वो चलता है। हर पौधा हवा से नहीं लेता है, ज्यादातर जमीन से लेता है, ऐसा मैंने कि पढ़ा, मतलब पूरी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो यहाँ चर्चा हो रही है, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, तो मैंने महसूस पहले भी कर लिया था पिछले शिविर में। नहीं, ये तो फिजिक्स नहीं है, नहीं, तो कहने मतलब है कि तुम ये पहले फिजिक्स में तुमको रुचि थी, भी तुम साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, फिर जीन विद्या के संपर्क में आए, फिर ये लाइन बदली। तो ये यात्रा भी प्रेरणादायी है ना, कि पैसे की औकात समझी, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना है, आ जाएगा, इतनी स्किल है। तो
जिस तरह से जिंदगी समझने में लगा ये और समझा रहा है हमको, तो आज कोई भी सवाल करो इमीडिएट जवाब आता है, तो इसका मतलब बहुत मेहनत हुई है अपने पे, तभी तो इतनी जानकारी है। तो अच्छा है ये। अभी बताओ, जैसे पेड़ पौधे में तो जमीन से जुड़ा है तब तक श्वसन है ना, अगर उसको आपने बीच में बांध भी दिया तो वो श्वसन बंद हो गया, ठीक। जानवर और आदमी का जो शरीर है ये दोनों भी प्राण अवस्था ही है, तो ये चल सकते हैं। ये जगह, पेड़ तो जगह नहीं बदल सकता, ये जगह भी बदल सकते हैं, तो भी श्वसन चलता रहता है इसमें, है ना। तो ये दोनों में श्वसन चल रहा है तब तक शरीर चल रहा है, पर उसमें आधार जमीन से जुड़ाव है, इसमें आधार चेतना, चैतन्य इकाई जो है ये मैं निकल गया, फिर श्वसन बंद हो गया। ऐसा आपका नाक कोई बंद कर दे, मुंह बंद कर दे तो शरीर के तो अपने नियम है। अच्छा, फिर ये पेड़ जो है दिन में धूप के समय तो चलो ठीक है, CO2 लेके फोटोसिंथेसिस कर दिया, है ना, कार्बन रख लिया, ऑक्सीजन हमको वापस दे दी। रात में जब धूप नहीं है तब वो CO2 लेते हैं और CO2 वापस निकाल देते हैं। वो कोई बायोलॉजी वाले ठीक समझा पाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, एक दो ना इसको, दो भी कोई। मेरा क्या 10वीं तक की बायोलॉजी है, 11 से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। नहीं, मैंने तो बायोलॉजी पढ़ी नहीं, कि हमारे टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। हाँ, तो बायोलॉजी ली नहीं हमने। एक्चुअली श्वसन क्रिया तो पौधों में भी और अपने में सेम होती है। श्वसन क्रिया, हाँ, ब्रीथिंग, हाँ, ब्रीथिंग में जो है वो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उसमें CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो दिन में ही होती है, वो रात में नहीं होती है। अच्छा, वो मतलब प्रकाश की आप ऐसा उपस्थिति कह रहे हैं में कि होती उनकी भी ब्रीथिंग अलग है, फोटोसिंथेसिस अलग है। हाँ, अच्छा, वो फोटोसिंथेसिस मतलब जो अपना वो प्रकाश भोजन बनाते हैं वो प्रकाश की प्रक्रिया में ही होता है, उसमें CO2 चाहिए और इसके अलावा प्रकाश वो चाहिए, तो ही वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है पूरी, उसमें से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब जिज्ञासा वाला सवाल ही है, तो इसको कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, इसमें तो तुम रोक नहीं सकते हमको ना, ये जिज्ञासा कौतूहल के थोड़ी है ये। नहीं, मैंने कब कहा? तो नहीं, मैं खाली समझना, जब मैं इसमें सोच रहा था अभी एक दिन सुनते तो मैंने कहा यार वो किताब पढ़ी मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए, तो लगा यार अपने को नहीं आता अभी तो अब जैसे ये इसने बताया कि धूप के अलावा तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और हवा में से CO2 दे रहे हैं, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 वापस आती है बाहर, तो ये कार्बन कहाँ से आया? जो जो कोशिकाएं, सेल हर क्षण कुछ कोशिकाएं बनती रहती है, मरती रहती हैं, तो उसमें से जो C है वो होके हम CO2 बाहर आएगा। हाँ, नहीं तुमको मैं सवाल तो पूरा कर लूं फिर जवाब देना ना। तो आदमी में ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो C जो आ रहा है शरीर से, तो वो जो कोशिका मर रही है वो वाला आ रहा है, एक तो ये। दूसरा, पेड़ फोटोसिंथेसिस में जो CO2 ले रहा है हवा में से, और वो कार्बन को अपने काम में ले रहा है, हाइड्रोजन पानी से लेके कार्बन, हाइड्रोकार्बन बना के वो भोजन बन रहा है उसका, उसी से पेड़ चल रहा है, उसकी पुष्टि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसी से फूल फल आ रहे हैं, फिर वो हम ले रहे हैं। तो फूल फल सब ये हाइड्रोकार्बन है ना, तो वो हमारा भोजन है। तो पेड़ तो CO2 लेके उससे हाइड्रोकार्बन बना रहा है, तो हम भी CO2 लेके हम ही बना रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, हाइड्रोजन वहां से आ गया, हाइड्रोकार्बन। तो मतलब मैं पूछ भी लगा यार, अपने साइंस भूल गया हूं मैं, पहले कभी पढ़ी होगी बचपन में, तो याद भी नहीं मुझे, तो मैंने कहा चलो बात चल गई तो पूछ लेते हैं, हो तो बता दो, नहीं तो फिर पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, और क्या है। मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। अपने मानव के अंदर जो होता है, फेफड़े में अपन लेते हैं, फेफड़े में ये ऑक्सीजन एक्चुअली क्या पूरी अंदर जाती है, तो पूरी CO2 और सब मिक्स जाती है, लेकिन फेफड़े से जो फिर फेफड़े वो क्या करते हैं, वो उनसे वो सिर्फ ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं, अपने यहाँ तो पूरी पूरी अंदर सब जाती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह,
बाद में फिर वो क्या करते हैं, अब आपके अंदर ब्लड के अंदर होता है कि अशुद्ध रक्त जो आता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त, श्योर इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, एग्जैक्टली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे अब अपने ब्लड ब्लड होते हैं, ब्लड में एक अशुद्ध रक्त होता है, एक शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त में क्या होता है, CO2 होती है, हर कोशिका के अंदर अलग से होता है पूरा पूरा। पेड़ का ऐसा है कि सेम टू सेम यही कंडीशन होती पूरी पूरी, एग्जैक्टली बिल्कुल वही की वही, सेम टू सेम। हाँ हाँ, उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, बाकी उसके अंदर अलग से कुछ और व्यवस्था होती है उसके अंदर, पेड़ के अंदर। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर वो ये करती है चीजें। इसमें और कोई प्रकाश डालना चाहे, जो प्रकाश के पास बैठे हैं वो डालना चाहे डाल दे, नहीं तो बाकी तो आगे बढ़ते हैं अपन। इन विद्या ने वहां पे विद्यार्थी बना दिया है। मुझे लगा यार बहुत कुछ जानना, अभी तो जाना ही नहीं कुछ, तो अच्छा लग रहा है। और फिर मुझे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वाक्य पढ़ा, जब तक सवाल है आदमी के पास, जिज्ञासा है, जिज्ञासा वाले सवाल, तब तक वो बूढ़ा नहीं होता है। बुढ़ापे का मतलब है आपके पास सवाल खत्म हो गए, फिर आप अगर जिंदा भी हो तो जिंदा लाश हो। तो इसलिए अब समझ में आया जो हमारे पूर्वज कह के गए कि अंतिम समय तक विद्यार्थी रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि विद्यार्थी रहेगा तो जवान रहेगा वो। कंडीशन अप्लाई होती है उसमें भी। क्या हुआ? यदि समझदारी पूरी हो गई है, जागरूक बन गए पूरे, फिर आपके सवाल नहीं है तो आप जिंदा लाश नहीं है। देखेंगे तो इसका जो पूरा शरीर मतलब काम चलता है, और यहाँ जो शरीर है उसमें बेसिक डिफरेंस एक है कि इनका सेल स्ट्रक्चर ही पूरा अलग होता है, यहाँ सेल स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है। उसको पढ़ने के लिए आपको चौथी पांचवी की किताब लेनी पड़ेगी साइंस की। इसलिए हाँ, पूरा समझना है तो वहां से शुरू होता है। इसलिए दोनों का पूरा जो आहार लेने का प्रोग्राम है दोनों का अलग है। नहीं, मेरी इच्छा है, इसलिए मैं अध्यापक बनूं यार। मेरी इच्छा है कि मैं थोड़े दिनों बाद स्कूल चलाएंगे यहाँ पे, उसमें पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि पहले विद्यार्थी बन के समझ लेंगे, फिर अध्यापन कराएंगे तो दूसरों समझ देंगे। ठीक है, तो पूरी जो प्रकृति है इसको 4 अवस्था के रूप में स्टडी कर सकते हैं। अब तक की चर्चा को एक बार रिकॉल करा देता हूँ, है ना, हम लोग बहुत इधर उधर होके आ गए। हाँ, तो पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इसको एक क्रम में बोलने, मतलब ऐसे सर्कल है बट क्रम में बोलने का भी एक आशय है, क्योंकि सबसे बेसिक अवस्था या सबसे पहली अवस्था के रूप में देखे तो ये दिखता है, उससे थोड़ा विकास हो करके फिर जब प्राण का आवागमन शुरू होता है तब ये अवस्था दिखती है। जब उसमें मैं की एंट्री होती है और शरीर विकसित बनता है तो जीव अवस्था, और ज्ञान पाने की क्षमता बनती है तब ज्ञान अवस्था। इन दोनों में देखेंगे तो पहचानना निर्वाह करना होता है। इन दोनों अवस्थाओं में देखें तो पहचानना निर्वाह करना के साथ चैतन्यता जुड़ने के कारण इसमें मानने की क्रिया भी शुरू होती है। इसमें मानने के साथ साथ जानने की संभावना भी बनती है, और उस संभावना को ठीक से एक्सप्लोर कर लिया जाए तो जानने का काम भी पूरा हो सकता है। और इन चारों के बीच में एक सुंदर हार्मनी हो सकती है यदि हम जानने के आधार पे अपनी पूरी लाइफस्टाइल इन प्रकृति के साथ में सुनिश्चित करें तो। जब सिर्फ मानने के आधार पे जीते हैं तो कुछ ऐसा चलता है, ये सारी जो प्रकृति है वो हमारे लिए ही तो है, हमसे विकसित तो 5वां कोई आया नहीं है। जो तीनों बने हमारे लिए तो बने, तो सब जितना निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हैं। लेकिन ठीक से देखेंगे ना तो
ये पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से जितना, मतलब प्राण अवस्था ज़्यादा विकसित हुई ना पदार्थ से, तो ये प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था से जितना लेती है उससे कम वापस देती है, उतना ही वापस देती है, ज़्यादा वापस देती है। ये कैसे कह सकते हैं आप ज़्यादा देती है? बोल तो दिया ज़्यादा। हाँ, तो जहाँ जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होती है, जहाँ पेड़ कम है वहाँ कम होती है। इस लॉजिक से हमको ये, हम पूरी प्रक्रिया भले देख नहीं रहे कौन कितना ले रहा है दे रहा है, ऐसे बीच में बैठे नहीं है नापने के लिए कि तुमने कितना लिया कितना वापस दिया, शाम को हिसाब मिलाते हैं अकाउंट में, ऐसा नहीं करते। बट एक ओवरऑल हमको ये दिखता है कि जहाँ पेड़ों की संख्या बढ़ती है वहाँ ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होती है। तो एक सामान्य तर्क से हमको ये पकड़ में आता है कि ये जितना यहाँ से लिया उससे ज़्यादा दिया, तभी तो इसकी क्वालिटी अच्छी हुई। नहीं, ये जीव जो है वो इन दोनों से जितना लेते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा ही देते हैं। ये कैसे समझ में आता है? ये तो मैंने बोल दिया ज़्यादा देते हैं, आप कहना चाहें नहीं देते तो भी कह सकते हैं। हाँ, बट वो हिसाब में ज़्यादा पा होता है, कैसे सिद्ध होता है? पर पशुओं की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है, हिंसक पशुओं के खास करके, वहाँ जंगल हरे भरे रहते हैं। जब पशुओं की संख्या कम हो गई हिंसक पशुओं की, वहाँ जंगल ज़्यादा कटने लगे। कटने लगे भी तो हमने काटे, बट नेचुरली ही देखेंगे तो जिन जंगलों में पशुओं की संख्या ठीक ठाक रहती वहाँ जंगल एकदम स्वस्थ रहता है। आप जंगल से पशु हटा दो तो वो जंगल देर सवेर खत्म होने लगते हैं। उससे पता चलता है कि ये है तो ये दोनों पुष्ट होते हैं ठीक से, ये जहाँ नहीं है वहाँ इन दोनों का भी ठीक से काम नहीं चल पाता। अब इन सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? हम ये सबसे जितना लेते हैं तो इसकी तुलना में वापस कितना देते हैं? यदि हम जितना इन तीनों से लेते हैं हम सबसे बड़े हैं, तो ज़्यादा ही वापस देने की भावना रखें या कम से कम उतना लौटाने की भी बात करें तो भी ये ठीक चल सकता है। बट अभी जिस सिचुएशन में अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि इसको रिकवर भी बहुत होना है। फिर जब ये मेंटेन हो जाएगा तब एक ठीक ठाक लेवल बनेगा। अब ये जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और ये बात भी सही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं बट हो चुका है, इसमें सामान्यतः ही देखें तो सबसे बेसिक अवस्था ये दिखती है, इसके आधार पे ही ये तीन बनी। ये और ये थी तो इन दोनों के आधार पे ये हुआ, और इन तीनों के बाद में लास्ट में हम। अच्छा, ये इसका फैलाव ज़्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, ऐसा क्यों? क्योंकि पदार्थ टोटल कितने हैं, इनकी तुलना में पेड़ कितने हैं, उनकी तुलना में जीव कितने हैं, और उनकी तुलना में हम कितने हैं। सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी किसकी है? तापमान सह ले, कुछ भी सह ले, उससे थोड़ी कम सस्टेनेबिलिटी इसकी, उससे थोड़ी कम इनकी, और सबसे कम। यदि धरती पर सबसे पहले किसी को नष्ट होना है तो कौन होगा? इस चित्र से समृद्धि का भाव भी आता है। सही बात है, हम तो इतने ही हैं जबकि मिला तो इतना सारा है। और ये भी है कि सब में सबसे छोटे, और मतलब संख्या में छोटे और अनुकूलता लाने में भी सबसे छोटे हम हैं। कोई कोई जीव तो माइनस टेम्परेचर पे भी रह लेते और गर्मियों में भी रह लेते, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाए वैसा। तो अनुकूलन साधने में भी हम सबसे पीछे हैं, सबसे कमजोर है। तो यदि ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले इस धरती से विदा भी हम लेंगे। हम इसी तीनों पे आधारित है, निर्भर है। ये तीनों में गड़बड़ हो गई तो हम सबसे पहले ही यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक करने की जरूरत भी हमारे लिए, अपने लिए ऐसा स्वार्थ मान के भी चल सकते हैं। बहुत ये भावना बिना बंदे की पूरी प्रकृति ठीक करनी है तो इतना ही सोच के चल लो कि हमको जिंदा रहना है।
इतने पे कोई और बात हो तो कर लेते हैं। भाई जैसे इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारी पीढ़ी समझदार नहीं हुई तो मैंने तो श्राद्ध कर लिया मेरे दादा दादी का, मेरा पोता मेरा श्राद्ध नहीं करेगा। बोले दादाजी पैसा छोड़ गए, जीने लायक हवा मिट्टी पानी तो छोड़ा नहीं, सबकी ऐसी की तैसी कर दी, सब खराब कर दिए। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है कि जो जितना कम संख्या में है उसकी निर्भरता सबसे ज़्यादा है। और इसलिए अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा आगे जो कुछ भी और बढ़ेगा ये, तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी आदमी को आने वाली है। प्रकृति की व्यवस्था को मतलब संक्षेप में देखें तो ये है कि प्रकृति में चीज़ें तो बहुत सारी दिखती है, बट समेट के देखें तो 4 अवस्था के रूप में उसको स्टडी किया जा सकता है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। चारों के बीच में एक सुंदर व्यवस्था भी बनी हुई, कम से कम उन तीनों के बीच में तो सुंदर व्यवस्था बनी हुई थी ही। हम भी उस व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में भागीदारी करके जी ले तो बहुत सुंदर संतुलन, बहुत सुंदर सहअस्तित्व यहाँ हम कर ही सकते हैं, और उसको करने की गुंजाइश भी है ही। देखे तो हम सबसे विकसित है, क्योंकि जानने की, इस पूरे को समझने की क्षमता सिर्फ हम में ही है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था पहचान निर्वाह करना कर रही है, उतने से उनका काम चल रहा है। जीवों में मानने का काम शुरू हो रहा है, उतने से उनका काम चल रहा है। लेकिन इस सबको समझने की, व्यवस्था को समझने की, व्यवस्था में निर्णय पूर्वक जीने की क्षमता हमारी है, और हमको वो करना भी है। वो नहीं करेंगे तो ये बहुत कुछ बर्बादी होगी, और उसे सबसे पहले सबसे बड़ा नुकसान हमको ही होगा। सारे शहर डूब जाएंगे तो पदार्थों को तो क्या नुकसान होगा, पेड़ों को भी हो के कितना नुकसान हो जाएगा, जीवों को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम ही को होगा। तो इस पर भी सोच सकते हैं। 2 तरह से मुझे लगता है कि इस पर सोचा जा सकता है। एक तो ये कि एक तो सुंदर व्यवस्था है, ये धरती ऐसे ही रैंडम नहीं चल रही है। जो कुछ भी अब तक हुआ है, अब भी जो हो रहा है, हम भी जो इस धरती पे आए हैं, व्यवस्था की कड़ी के रूप में, व्यवस्था के भाग के रूप में है। तो उसको समझकर, इस व्यवस्था को समझकर हमको भी व्यवस्था में जीने की प्रेरणा मिलती है, और हमारे व्यवस्था के जीने का पूरा तैयारी हो चुका है। जितना हमको व्यवस्था में जीने के लिए चाहिए वो सब पहले से उपलब्ध है। और उसी के साथ आज की स्थिति परिस्थिति के अनुरूप एक नेगेटिव बात ये भी दिखती है कि बहुत सारी गड़बड़ कर ली है, तो ठीक करने के लिए भी हम कम से कम व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में भी जितना कर पाए उतने को तो करना शुरू कर सकते हैं। जैसे बीच में मैंने एक उदाहरण बताया था कि आप घर के लिए, फर्नीचर के लिए लोहे का टेबल यूज कर दे तो आप धरती को कितना लोहा वापस लौटा पाएंगे? लोहा बना के वापस लौटा पाएंगे क्या? लेकिन आप लकड़ी का फर्नीचर यूज कर रहे तो लौटा पाएंगे। आप प्लास्टिक बना रहे तो उसको प्रकृति में कहाँ सेट करेंगे आप? लेकिन कागज की थैली या ऐसी कोई वस्तु यूज कर रहे तो उसका एक सेटलमेंट हो सकता है। ये बहुत सामान्य सी बात है जिनको हम कम से कम परिवार के लेवल पे तो कर ही सकते हैं शुरू। और अल्टीमेटली तो हम ये भी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये विज्ञान और सरकार मिलकर धरती को ठीक कर देंगे। काम तो हर मानव को मिलकर करना होगा। विज्ञान कम से कम रास्ते बता देगा, सरकार कम से कम नीतियां बना देगी, फिर क्या? फिर तो जो करना है हमको ही करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोहा यूज ना किया जाए। अपने देश में भी हुआ है लोहा, प्राचीन समय से बहुत यूज हुआ है, पत्थर भी यूज हुए, सब यूज हुआ है। बट उन लोगों की एक कैलकुलेशन थी कि धरती में लोहा बनने में जितना टाइम लगता है और जितना लोहा बाहर आता है उतना ही यूज करना है, और जब तक फिर नया लोहा नहीं बन जाता तब तक खोद के अंदर से नहीं निकालना है। तो आप यदि थोड़ा भी भारत का इतिहास जाने
तो आपको ये तो जानने को मिलेगा कि कई सारी धातुओं का हमने इस्तेमाल किया है, सोने का, चांदी का, लोहे का, सब तरह की धातुओं का। बट कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि बड़ी बड़ी खाई बनाई और उसमें से खोद खोद के निकाला है। कभी सुना क्या ऐसा? तो हम वही धातु यूज करते थे तो धरती तैयार करके बाहर देती थी, ऐसा भी होता था। आज भी कुछ कुछ जगह ऐसे ही धरती पे ऐसे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े जैसा मिलता है। तो जो लोहा एकदम पक्के तैयार हो गया है उसको धरती बाहर निकाल के देती है। हम अंदर से कच्चा निकाल के ले आ रहे हैं जल्दबाजी में। इसीलिए जो वो विजय स्तंभ खड़ा है ना, वो इसलिए उसको जंग नहीं लगती, इतनी धूप में सर्दी में खड़ा है, बारिश में तो भी, क्योंकि वो धरती ने दिया हुआ लोहा है। हम जो ये कच्चा निकाल के ले आते हैं वो तो जंग लगने लगती। वो एकदम पक्के तैयार होके मिला हुआ है। हमारा जो अहंकार है ना, विज्ञान के कारण थोड़ा बढ़ रहा है, हम प्रकृति से भी ज्यादा जानते हैं, वही समस्या पैदा कर रहा है सब।